Good morning, viewers. Today's topic is Memories of Childhood from class 12th supplementary reader Vistas. This is the last lesson, and the following points are included in it. इसमें आप देखेंगे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विस्तार से लिया गया लास्ट लेसन है। इसमें जो नीचे जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इंक्लूड करेंगे इसमें, तो देर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट पार्ट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर by Jitkalasa, and the second part is We Too Are Human Being by Bama. So these are two stories. We discuss on it one by one. Then let us start. The cutting of my long hair by Jitkalasa. तो हम पढ़ेंगे द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, यानी मेरे जो प्री बाल हैं, एक मेरे जो खूबसूरत या प्री जो बहुत ही एक हम उनके कल्चर के हिसाब से जिटकाला सा कहती हैं कि मेरे इस तरह के जो बाल हैं स्कूल में यानी किस प्रकार से काटे गए ज़बरदस्ती, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिस इज एन अकाउंट ऑफ जिटकाला साज फर्स्ट डे एट द कार्लाइस इंडियन स्कूल, ए रेजिडेंशियल institution run by white Americans designed to assimilate Native American children। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ये दिस इज एन अकाउंट ऑफ जिटकाला शाह, यानी जिटकाला शाह ने जो है अपनी आत्मकथा में ये लिखा है। तो वो लिखती हैं कि जिटकाला शाह द फर्स्ट डे एट कहाँ पर कार्लाइस इंडियन स्कूल, यानी कार्लाइस जो है एक हॉस्टल यानी एक हॉस्टल वाला स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, उसमें जिटकाला शाह का पहला दिन है। रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है रन बाय वाइट अमेरिकन्स, और यह स्कूल की संस्था चलाई जाती है बाय वाइट अमेरिकन्स, क्लियर, एंड डिजाइन टू एसिमुलेट नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन। और इसका जो डिजाइन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है एसिमुलेट नेटिव अमेरिकन चिल्ड्रन, जो नेटिव हैं, जो वहाँ के नेटिव अमेरिकन हैं, उन्हीं को ही एसिमुलेट करना है, यानी उनको एक किस्म से इस चीज़ में ढालना है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट कल्चरल शौक। अब पहला पॉइंट हमारा कल्चरल शौक आता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी तो है हमारा, इसमें कल्चरल शौक यानी संस्कृति का एक जोरदार झटका लगता है। यानी जब वो अपनी संस्कृति से उन्हें वंचित किया जाता है और दूसरी चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए मजबूर की जाती हैं, व्हेन शी वाज फोर्स्ड टू अडॉप्ट द कल्चर अगेंस्ट ऑफ हर कल्चर। ठीक है, तो वहाँ पर हम देखते हैं द एनवायरनमेंट इज कोल्ड, नॉइजी एंड रेजिमेंटेड और स्टार्कली कॉन्ट्रास्टिंग विद हर फ्री। तो यहाँ पर देखते हैं नेटिव अमेरिकन अपब्रिंगिंग। तो इन्वायरमेंट इज कोल्ड, ये स्कूल का इन्वायरमेंट की बात हो रही है। स्कूल का जो इन्वायरमेंट था बहुत ठंडा है, नॉइजी है, एंड रेजिमेंटेड। रेजिमेंटेड का मतलब होता है काफ़ी डिसिप्लिन्ड है। रेजिमेंटेड मीन्स काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, यानी बहुत ही अनुशासन में है। और स्टार्कली, स्टार्कली कॉन्ट्रास्टिंग। अब स्टार्कली का मतलब यहाँ पर होता है बहुत ही सख्त यानी कठोर, कॉन्ट्रास्टिंग विद हर फ्री नेटिव अमेरिकन अपब्रिंग। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो हैं, एक रेजिमेंटेड, स्टार्कली, ये दो चीज़ें जो हैं यानी बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही सख्त अनुशासन है, जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। किसके कॉन्ट्रास्ट है? जिट काला सा जिस संस्कृति से आई है, जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है विद हर फ्री नेटिव अमेरिकन अपब्रिंग, तो वो जो है बिल्कुल फ्री यानी आज़ादी के साथ अपनी नेटिव जो अमेरिकन है वो अपब्रिंगिंग जो उसका पालन पोषण हुआ है उसके विपरीत, क्योंकि वह आज़ाद यानी फ्री रहने वाली लड़की है, उसके कल्चर में उनका ऐसा ही है। लेकिन वह यहाँ पर जो है इस विद्यालय में, स्कूल में जो है, वह बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से वो यहाँ पर डिसिप्लिन में उसे रहना है। तो सबसे पहले उसके कल्चर के अगेंस्ट यहाँ पर उसे
रहना है। शी फील्स स्ट्रिप्ड ऑफ हर आइडेंटिटी व्हेन हर सॉफ्ट moccasins are replaced with hard shoes and her soul is removed. अब यहाँ पर सबसे पहली घटना क्या होती है, शी फील्स स्ट्रिप्ड ऑफ हर आइडेंटिटी। अब वह जो ये महसूस करती है, जो फीलिंग उसे होती है, यानी एक किस्म से कि सी फील्स स्ट्रिप्ड ऑफ हर आइडेंटिटी। स्ट्रिप्ड का मतलब हो, उसे ऐसा लगता है कि जो उसकी आइडेंटिटी है, जो विरासत है, जो उसकी एक पहचान है, उसे उससे वो स्ट्रिप की जा रही है, यानी उससे उसको दूर किया जा रहा है, यानी उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, उसकी पहचान उससे छीनी जा रही है। तो जिस कल्चर से आ रही है, स्ट्रिप्ड यानी छीनना। एंड ये आइडेंटिटी से छीनी जा रही है, उसे ऐसा उसे लगता है। व्हेन हर सॉफ्ट मोकेसिन्स आर रिप्लेस्ड विद हार्ड शूज, जो उसके सॉफ्ट मोकेसिन्स हैं, उसके जो जूते या इस तरह की चीज़ें जो हैं, उसके बदले जो है रिप्लेस कर दिए जाते हैं, उससे हार्ड शूज दिए जाते हैं, सख्त शूज यानी जूते दिए जाते हैं। एंड हर सॉल इज रिमूव्ड, का जो सॉल है, सॉल मीन्स यानी उसके कंधे पर जो सॉल, जो कपड़ा होता है गरम, तो वो सॉल जो है वो भी हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें देखी हमने? पहली चीज़ हमने देखी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। और दूसरा पॉइंट जो है, यानी पहला पॉइंट आपका डिसिप्लिन का हो गया और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। और दूसरा जो है, उसे लगता है उसकी जो आइडेंटिटी है, यानी आइडे आइडेंटिटी है, वो उससे छीनी जा रही है। उसे यानी बहुत जो उसका पहनावा है, कई चीज़ें हैं, जैसे उसके जूते की बात आई यहाँ पर, उसके शॉल की बात आई है, तो ये सारी चीज़ें उसकी चेंज की जा रही हैं। तो क्लियर हो गया? और नेक्स्ट है द ह्यूमिलेशन। अब ह्यूमिलेट किया जाता है, यानी ह्यूमिलेशन का मतलब यानी उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, बात-बात पर उसकी बेइज़्ज़ती की जाती है, यानी इज़्ज़त मतलब एक किस्म से बेइज़्ज़ती हुई, ठीक है? ह्यूमिलेट किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अब इसमें देखते हैं हम क्या-क्या है। तो ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट शी फेल्स टू अंडरस्टैंड द कंफ्यूजिंग बेल बेस्ड कस्टम्स which results in her being stared at and feeling humiliated. अब यहाँ पर ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, लेकिन उस रेजिडेंशियल स्कूल का एक नियम होता है, एक नियम है वहाँ पर। लेकिन जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो वहाँ पर हिसाब दूसरा है कि पहली बेल में क्या करना है, दूसरी बेल में क्या करना है, तीसरी जो बेल बजेगी उसमें क्या करना है। तो उसी ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट के समय शी फेल्स टू अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजिंग बेल बेस्ड कस्टम्स। तो वहाँ पर वह जो है इस चीज़ को समझ नहीं पाती, जो कन्फ्यूजिंग बेल बेस्ड कस्टम है, यानी बेल के आधार पर, यानी घंटी के आधार पर जो बेल बजती है, घंटी बजती है, उसके आधार पर उसका कस्टम क्या है, उसकी परंपरा क्या है, उसके नियम क्या है, इस चीज़ को वो समझ नहीं पाती, कन्फ्यूज हो जाती है। और विच रिजल्ट्स इन हर बीइंग स्टिल्ड एट एंड फीलिंग ह्यूमिलेटेड। और जिसके कारण जो है एट हर बीइंग स्टेयर्ड, यानी सभी लोग उसको स्टेयर करने लगते हैं, यानी गौर से देखने, सारी उसकी नज़रों से बिल्कुल उससे गौर से देखने लगते हैं, एकटक उससे देखने लगते हैं, और जिससे वो अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस करते हैं। क्लियर हो गया? यानी वहाँ नाश्ता ब्रेकफास्ट जो भी है, उसके लिए कुछ बेल बजती है, घंटी बजती है। फर्स्ट बेल बजेगी, चेयर खड़े हो जाना है, दूसरी दूसरी बेल बजेगी, तो डाइनिंग टेबल जो है उसके चेयर को बाहर निकालना है, तीसरी बेल में बैठ के ब्रेकफास्ट। तो इसको वो समझ नहीं पाती, लेकिन वो बैठ जाती है, तो इसीलिए सारे लोग उसे देखते हैं, हँसते हैं, और इस प्रकार से उसे लगता है कि मैं मुझे ये ह्यूमिलिएट किया जा रहा है मेरी तरफ, इस तरह से। और हर फ्रेंड जूडविन वांस हर दैट द अथॉरिटीज प्लान टू कट हर लॉन्ग हैवी हेयर। अब यहाँ पर जो उसकी एक फ्रेंड है, एकमात्र जुडविन है, जो वो उससे चेताती है, वो वार्न करती है दैट द अथॉरिटी प्लान टू कट हर लॉन्ग। जब उसे मालूम होता है, व्हेन शी न्यू दैट द लॉन्ग हर लॉन्ग हेयर, जो हैवी हेयर हैं, प्लान टू कट, यानी उसको काटने की योजना बनाती है। यानी अथॉरिटी मानने होता है रेजिडेंशियल स्कूल की जो अथॉरिटी है, जो वो हैं, तो उन लोगों ने जो है डिसिप्लिन के नाम पर उसके जो लॉन्ग हेयर है, यानी जो बड़े-बड़े लंबे बाल हैं, तो उनको काटने का, और जो हेवी हेयर घने बाल हैं,
उनको काटने का प्लान बनाया है। तो ये जुडविन जब उसे बताती है तो उसे बहुत पीड़ा होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में, ए सिग्निफिकेंस ऑफ हर एयर, यानी एक बालों का उसके लिए अपना एक महत्व है। लंबे बालों का और हैवी हेयर का जो है उसके लिए अपना एक महत्व होता है, इम्पोर्टेंस है। अब वो है क्या, देखते हैं इसमें। इन हर कल्चर लॉन्ग हेयर इज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड रेस्पेक्ट। ओनली सिंगल हेयर इज worn बाय कावर्ड एंड शॉर्ट हेयर बाय मोर्नर्स। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हम देखेंगे हैं कि उसके जो लॉ उसके कल्चर में, यानी जो जिटकाला सा है उनकी अपनी संस्कृति में लॉन्ग हेयर जो हैं इज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, यानी वहाँ पर लंबे बाल जो है एक ब्रेवरी का सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। एंड रेस्पेक्ट, और एक इज्जत, यानी एक रेस्पेक्ट और ब्रेवरी का प्रतीक है लॉन्ग हेयर जो है। ओनली सिंगल हेयर इज वोन बाय जो है कावर्ड्स एंड देखो अब यहाँ पर जो ये कह रही है सिंगल जो हेयर है, यानी छोटे बाल जो है, अगर बाल बहुत छोटे कर दिए जाएं तो उस वो किसके सिंबल हैं, कावर्ड के यानी कायर के, इसके सिंबल है, इसका प्रतीक है। एंड शॉर्ट हेयर बाय मोर्नस, और शॉर्ट हेयर अगर आप बिल्कुल ही पूरी तरह से बाल सर के साफ कर दें तो उस वो केवल मोर्नर्स, यानी कहने का मतलब किसी की मौत पर जब कोई रोता है, कोई चीज़ ऐसी घटना घट जाती है तो वो बिलाप या रोने या दुख के प्रतीक होता है। तो क्लियर हो गया। तो तीनों चीज़ें हमें बता रखी है। लॉन्ग हेयर किस चीज़ के प्रतीक है, पहला हमें लॉन्ग हेयर के बारे में बता रखा है, और दूसरा हमें जो लॉन्ग हेयर जो हैं ये ब्रेवरी और रेस्पेक्ट के सिंबल हैं, प्रतीक हैं। और सिंगल डे हेयर जो हैं, यानी दूसरे जो है सिंगल डे हेयर जो हैं ये हमारे कावर्ड के प्रतीक हैं। और तीसरा जो है बिल्कुल शॉर्ट हेयर हो जाए, यानी क्रॉप हो जाए पूरा सर, तो वो हमारे मॉर्नर, यानी एक दुख, यानी घर में कोई किसी की मौत का जो है इस तरह की चीज़ें तब किए जाते हैं। तो ये उसके प्रतीक। तो थ्री symbols we noticed here, ठीक है। एंड द प्रपोज्ड एक्ट इज ए वायलेशन ऑफ हर कल्चरल डिग्निटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रपोज्ड एक्ट है, यानी उसके ऊपर जो उसके बालों के ऊपर इस तरह से जो अटैक किया गया, उसके बाल जो काटे गए, तो ये वायोलेशन है ऑफ हर कल्चरल डिग्निटी, यानी उसकी संस्कृति की जो पहचान है, उसकी जो आन है, डिग्निटी है, जो शान है, उस पर एक चीज़ तरह से उसका वायलेट किया गया, उसका वायलेशन किया गया, और ये उस पर एक किस्म से अटैक किया। तो ये सारी चीज़ें उसे यहाँ पर देखने को। और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड डिफीट। तो यहाँ पर वो रेसिस्ट भी करती है, विरोध भी करती है, लेकिन हार जाती है। अब क्या है, जिटकाला सा रिवेल्स एंड हाइड्स हरसेल्फ अंडर ए बेड इन ए अटेम्प्ट टू एस्केप द सीजर्स। लेकिन जिटकाला साहब को जब जुडविन के द्वारा या कई लोगों के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब वो उनकी बातचीत होती है, जो जुडविन बताती है कि तुम्हारे बालों के बारे में इस तरह से बातें की जा रही हैं, काटने की बात हो रही है, तो वह क्या करती है, इसका वह रिबेल करती है, इसका रेसिस्ट करती है, विरोध करती है। तो इसको इस चीज़ को जो है एंड इस विरोध को जो है इसलिए भागती फिरती है और अपने आप को हाइड करती है अंडर ए बेड, किसी रूम में दौड़ के खाली कमरे में जाकर, ताकि वह जो है एक बेड के नीचे छुपती है, ताकि वो जो है सीजर माने कैंची से बच सके, यानी बाल काटने से बच सके। तो इस तरह की वह कोशिश करती है। हाउएवर शी इज इवेंचुअली डिस्कवर्ड ड्रैग्ड आउट टाइड टू चेयर एंड her hair is forcibly cut। तो हाउएवर, लेकिन उसके बावजूद भी जब कमरे में पर्दे हटा के रोशनी की जाती है, तब अंदर देखा जाता है तो वो दिखाई देती है, और उसे बिल्कुल ड्रैग आउट करके, यानी बेड के नीचे से खींच कर एक चेयर से बांध दिया जाता है। एंड हर हेयर इज फोर्सबली, यानी जबरदस्ती उसके बालों को काट दिया जाता है, और जिससे उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होती है। दिस एक्ट सिंबलाइज द सिंगलिंग ऑफ हर स्पिरिट, leaving her utterly defeated and alienated from her heritage। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ये बताती हैं, क्या बताती हैं, कि सिंबलाइज
जो था, एक सिंबल जो था, यानी जिस चीज़ का जो प्रतीक था कि उसके जो सिंगलिंग, यानी उसके जो बाल थे बहुत छोटे कर दिए, और हर स्पिरिट यानी उसके बिल्कुल उसकी भावनाएँ भी आहत हो गई, छोटी हो गई। लिविंग हर अटरली डिफीटेड, आखिरी में जो है उसे लगा कि जैसे मैं हार गई हूँ, पूरी तरह से हार गई हूँ। एंड एलिनेटेड फ्रॉम हर हेरिटेज, और किस्म से बिल्कुल अलग से पड़ गई है, अलग-थलग से पड़ गई है, एलिनेटेड हो गई है फ्रॉम हर हेरिटेज, यानी अपनी विरासत से, अपनी संस्कृति से उसे लगता है बिल्कुल एलिनेटेड हो गई है। तो इसको मैं यहाँ पर समझाएँ, तो वह जो है जिस प्रकार से ज़बरदस्ती यानी फ़ोर्सली जो है, फ़ोर्सफुली उसके जो हेयर को सिंगल किए जाते हैं, छोटे कर दिए जाते हैं, तो उसे लगता है कि मैं पूरी तरह से हार गई और मुझे मेरी संस्कृति मुझसे छीन ली गई। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका थीम क्या है। देखो इसकी थीम जो होती है, थीम जब देखते हैं जो को बिल्कुल एक कथा जो बुनी गई है, जो चीज़ें आपको दिखानी थी, बतानी थी, उसने अपनी आत्मकथा में, तो यहाँ पर पहला पहला पॉइंट हमारा आता है, फोर्स्ड एसिमिलेशन एंड कल्चरल जेनोसाइड, यानी ज़बरदस्ती जो है फ़ोर्स के द्वारा, ताकत के द्वारा, बल के द्वारा उसका एसिमिलेशन किया गया, उसे वहाँ उस हिसाब में ढाला गया, उसकी संस्कृति से उसे अलग किया गया। एंड कल्चरल जेनोसाइड, और उसकी संस्कृति को जेनोसाइड किया गया, यानी उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, यानी उसकी जो फ्रीडम थी, जब वह उस स्कूल में, उस रेजिडेंशियल स्कूल में जब एडमिशन हुआ, जस्ट आफ्टर दैट शी लॉस्ट ऑफ हर डिग्निटी एंड फ्रीडम, यानी उसने अपनी आज़ादी और अपनी डिग्निटी दोनों चीज़ें खो दी। और रेसिस्टेंस अगेंस्ट ऑपरेशन, उसका यहाँ पर हमें थीम है कि वो अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बालों को बचाने के लिए वह इस विरोध करती है, रेसिस्ट करती है और उसका प्रोटेस्ट करती है, लेकिन इन अत्याचार के खिलाफ उसने जितनी उसकी ताकत थी उस हिसाब से उसने रेसिस्ट किया, लेकिन हार गई आखिर में। और इसका जो मॉरल एजुकेशन है, जहाँ तक हम इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, तो स्टोरी सर्व्स एज ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द डिवास्टिंग impact of cultural imperialism and the importance of preserving one's heritage and identity in the face of dominant powers and structures। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से द स्टोरी सर्व्स एज ए स्टार्क रिमाइंडर, यानी यह हमें एक स्टार्क रिमाइंडर देती है, एक बहुत ही कड़ा संदेश देती है, याद दिलाती है ऑफ द डिवास्टिंग इम्पैक्ट, यानी बिल्कुल डिवास्टिंग जो इम्पैक्ट होता है, यानी किस प्रकार से एक खतरनाक, बहुत ही भयावह जो प्रभाव पड़ता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है ऑफ कल्चरल इम्पीरियलिज्म है, जो हमारा बिल्कुल सांस्कृतिक जो इम्पीरियलिज्म होता है, यानी हमारी संस्कृति का जो इम्पीरियलिज्म, यानी एक साम्राज्य होता है, जो हमारी संस्कृति का विस्तार होता है, उस पर किस प्रकार से बहुत ही भयानक प्रभाव कैसे पड़ता है, इसका एक स्टार्क रिमाइंडर, यानी एक सत्य हमें याद दिलाती हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग वंस हेरिटेज एंड आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स। और हमें दूसरी बात ये भी बताती है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग वंस हेरिटेज एंड आइडेंटिटी, यानी किसी के लिए उसकी जो हेरिटेज होता है, उसकी जो विरासत है, उसकी जो पहचान है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको बचाने के लिए बचाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन द उस जगहों पर जहाँ डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर है, जहाँ पर आप किसी दूसरे के जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, वहाँ पर आप बचाने की कितनी कोशिश करते हैं। It teaches that true education should empower, not suppress the student's background। और यहाँ पर हमें ये भी बता रखा है कि इट टीच दैट ट्रू एजुकेशन शुड एम्पावर, सही एजुकेशन वो होता है जो एम्पावर करे, यानी क्या करे, आपको ताकतवर बनाए, शक्तिशाली बनाए, नॉट सप्रेस, यानी आपको दबाए नहीं। एंड द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, यानी स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है, या उससे आप उस चीज़ को दबाना या उस चीज़ को वो करना, उसको ऑप्रेस करना,
ये नहीं होता है, बल्कि एजुकेशन हमें जो है एम्पावर करती है, शक्तिशाली बनाती है। तो दिस इज़ द moral of this, the first part of story by Jitkala Shah. Now go the second part of this story. This is the second part of the story. We Too Are Human Being by Bama. This is the second memories of childhood, and in it we see, इसमें हम देखते हैं, this is an excerpt from the Tamil Dalit writer Bama autobiography of Karukku, detailing her encounter with caste discrimination as a young girl. So this is an excerpt from the Tamil Dalit writer Bama autobiography. तो तमिल जो दलित एक लड़की है, बामा नाम है उनका, जो इसकी राइटर हैं, तो उसकी ऑटोग्राफी है जिसमें कारकू से लिया गया है, कारकू से ये लिया गया है, डिटेलिंग हर एनकाउंटर विद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें उन्होंने जो है अपना बिल्कुल कास्ट यानी जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जाति में यानी कास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव जो इस तरह से जो किया जाता है, एक छोटी सी लड़की इस चीज़ उसे कैसे पता चला, क्या होता है पता तक नहीं था, लेकिन बाद में कैसे पता चला, तो इसकी जब वो शिकार हुई, तो इसी बारे में उसने अपनी बचपन की एक चीज़ घटना अपने बुक में लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इसी को हम पढ़ते हैं। ए कैफे वॉक, यानी बिल्कुल मस्त होकर आज़ादी के साथ आराम से चल चल रही थी बामा। तो ये स्कूल गर्ल है, तो स्कूल जाने वाली लड़की है, वो टेक 30 मिनट्स टू कवर द 10 मिनट्स डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड होम बिकॉज शी लव्ड वाचिंग all the street scene, the shops, the puppet shows, the political meeting, etc. तो यहाँ पर हम देखते हैं, यानी बामा जो स्कूल जाने वाली लड़की है, वो टेक 30 मिनट, यानी डिस्टेंस बिटवीन हर स्कूल एंड होम, यानी उसके स्कूल से लेकर उसके घर की दूरी जो होती है वो 10 मिनट्स में कवर हो जाती है, 10 मिनट पहुँच जाती है। लेकिन आज उसे कितने टाइम लग गया, वो टेक 30 मिनट्स, यानी उससे 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट लगे टू कवर द 10। ठीक है, तो 10 मिनट की जगह उसे आधा घंटा लगेगा। क्यों लगा, देखते हैं आगे। बिकॉज सी लव वॉचिंग ऑल द स्ट्रीट सीन, द शॉप्स, द पपेट शोज, द पॉलिटिकल मीटिंग्स, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वह जो है वह देखती जाती है, हो सकता है मेला लगा हो तो वह देखती जाती है दुकानों पर, वॉचिंग ऑल द स्ट्रीट सीन, यानी गली जो वहाँ पर रास्ते में जो जो दृश्य उसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं, द पपेट शोज हैं, यानी कठपुतलियाँ लोग उसके शो वो दिखाई दे रही हैं, द पॉलिटिकल मीटिंग्स, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक प्रकार की वहाँ पर गोष्ठियाँ चल रही हैं, ये सारी चीज़ें वो देखते हुए जाती है। मिठाइयाँ, स्वीट्स, अलग अलग प्रकार की जो भी होती हैं, खिलौने, ये सारी चीज़ें देखते हुए बहुत जा रही है। अम्यूजिंग साइड, लेकिन एक घटना और देखती है जो उसे बड़ी आनंदित करती है, अम्यूज करती है। तो वन डे सी सीज एन एल्डरली मैन फ्रॉम हर कम्युनिटी कैरिंग ए स्मॉल पैकेट ऑफ फूड ऑफ डाई फॉर द लैंडलॉर्ड। तो एक दिन वह देखती है, सी सीज एन एल्डरली मैन, एल्डरली मैन यानी काफ़ी सयाना इंसान, फ्रॉम हर कम्युनिटी यानी उसकी अपने जाति से, अपनी कम्युनिटी से, कैरिंग ए स्मॉल पैकेट ऑफ फूड फॉर द लैंडलॉर्ड, यानी एक छोटा सा जो पैकेट है, खाने का जो छोटा सा पैकेट है, उसी किसी बैग में यानी किसी झोले में वह लैंडलॉर्ड के लिए यानी जमींदार के लिए ला रहा है। ठीक है, जिसमें क्या है, वडाई लिखा है, द मैन होल्ड्स द पैकेट बाय द स्ट्रिंग अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द पैकेज इटसेल्फ with a funny hesitant gait. The man holds the packet by the string. और वह व्यक्ति जो है, यानी वह एल्डरली मैन जो है, होल्ड द पैकेट यानी उस पैकेट को किसी एक बैग में जो छोटा सा है, बैग में रखा हुआ है, और बाय द स्ट्रिंग माने उस बैग की डोरी को पकड़कर, यानी स्ट्रिंग को पकड़कर
ला रहा है, ऊपर से स्ट्रिंग डोरी पकड़ रखी है और बैग में नीचे झोले में वो रखा हुआ है, यानी फूड का पैकेट रखा हुआ है, ताकि अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द पैकेज इटसेल्फ, ताकि वो उस खाने को टच न कर सके, यानी ऊपर से डोरी पकड़ के यूँ ऊपर उठा के ला रहा है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट, ताकि उस खाने से कॉन्टैक्ट, उसका संपर्क न हो पाए, उसे टच न कर सके विद द पैकेज इटसेल्फ विद ए फनी। उसे लगा कि ये तो बड़ा अजीब सा दृश्य है, क्यों ये डोरी पकड़ के ऊपर उठा के ला रहा है, जबकि ये पैकेट को आराम से ला सकता है, ऊपर उठा रखा है डोरी और बिल्कुल नीचे। तो ये फनी लगा उसको बड़ा सा, और स्टैंड गेट, और हिचकिचाते हुए वह चल रहा है। बामा बर्स्ट आउट लाफिंग एट द साइट, फाइंडिंग द मैनरिज्म रिडिकुलस। तो बामा जो है बर्स्ट आउट लाफिंग, यानी जोर जोर से हंस रही थी, एट द साइट माने इस प्रकार के दृश्य को देखकर, और फाइंडिंग द मैनरिज्म रिडिकुलस, क्यों नहीं, जिस मैनर से, जिस तरीके से वो ला रहा है वो अपने आप में रिडिकुलस था, यानी हंसने योग्य था। ठीक है, रिडिकुलस था, हंसने यानी जिस पर हंसा जा सके। नेक्स्ट है द हार्स रिलेटिव, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हार्स, जो बड़ी हार्स, यानी एक किस्म से बड़ी कटु जो रियल वास्तविकता थी, वो कुछ और थी। देखते हैं उसे क्या थी। When she narrates the incidents to her elder brother, Anna, he explains that the man belongs to the untouchable caste and he was carrying the packet that way to prevent the food from becoming polluted by his touch for the upper caste landlord. अब यहाँ पर क्या था, यानी when she narrates the incident to the elder brother, जब उसने अपने बड़े भाई से, अन्ना से जो है, बड़े भाई से इस एक्सीडेंट के बारे में बात की, तो सी ही एक्सप्लेन्स दैट द मैन बिलोंग्स टू द अनटचेबल कास्ट। उसने कहा जो व्यक्ति इस तरह से डोरी पकड़ के खाना ला रहा है, असल में वो है जो है, यानी अनटचेबल, यानी दलित समुदाय से है, यानी छोटी जाति से है। एंड ही वॉज कैरिंग द पैकेट दैट वे टू प्रिवेंट द फूड, और इसीलिए जो है वो डोरी पकड़ के इस तरह से वो खाने के, भोजन के पैकेट को ला रहा है, ताकि उसके छूने से वो खाना पॉल्यूट ना हो जाए, यानी खराब ना हो जाए, क्योंकि जो है वो खाना अपर कास्ट लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जो अपर कास्ट का है उसके लिए ला रहा है, और उसके छूने से कहीं खाना खराब ना हो जाए, इसीलिए वो इस तरीके से ला रहा है। तो दिस रिविलेशन सेटर्स बामा इनोसेंस, और जो इस तरह का जो रिविलेशन हुआ है, यानी जो खुलासा जो बताया उसने कि बता इस तरह से वो डोरी लाता है, इस चीज़ ने उसको बिल्कुल एक किस्म से बामा को क्या कर दिया, यानी बामा सेटर हो गई। सेटर का मतलब उसकी आशाएं, इच्छाएं, जो वो खुश हो रही थी उसे देखकर, उस साइड को देखकर अजीब सा रिडिकुलस लग रहा था उसे, अचानक वह जो है भौचक्की रह गई, और बिल्कुल एक किस्म से टूट सी गई। ठीक है, उसकी जो इच्छा थी वो टूट गई, उसे लगा पहली बार रियलिटी कुछ और थी, और वो बेचारी इनोसेंस थी, इस चीज़ से वह अनभिज्ञ थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, द पाथ टू डिग्निटी, यानी डिग्निटी का जो रास्ता है वो क्या है, अपनी डिग्निटी। हर ब्रदर टेल्स हर दैट बिकॉज दे आर द लिस्ट दे लैक ऑनर एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। तो जब उसके बड़े भाई ने उसे बताया, मामा के, टेल्स हर दैट, जब उसे बताता है कि बिकॉज दे आर दलित, कि हम जो हैं एक दलित परिवार से हैं, दलित जाति से हैं, दे लैक ऑनर एंड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, और समाज में जो है हमें बराबर ऑनर नहीं मिलता, यानी इज्जत नहीं मिलती, रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, ये चीज़ हमें नहीं मिलती है। He motivates her saying the only way to overcome this humiliation and earn dignity is to study hard and excel in academics. तो उसने कहा कि ही मोटिवेट्स हर, उसने अपनी बहन को यानी बामा को मोटिवेट किया कि सेइंग द ओनली वे टू ओवरकम, यह कहते हुए कि उसने कहा सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, अगर अपने आप को बड़ा बनाना है, अपने आप को ऊंची जगह पर ले जाना है, तो इस चीज़ को ओवरकम करना है, तो दिस ह्यूमिलेशन, यानी जो इस प्रकार की ह्यूमिलेट होती है, जो बेइज्जती होती है, तो एंड अर्न डिग्निटी इन टू स्टडी हार्ड,
तो इस चीज़ के लिए तुम्हें जो है अपनी डिग्निटी को अर्न करना है, अपनी शान आन को अगर वो डिग्निटी को अगर बचाना है, बड़ा करना है, तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी एंड एक्सेल माने इन एकेडमिक्स है। यानी एकेडमिक में अपनी परीक्षाओं में हमेशा एक्सेल रहना पड़ेगा, यानी उत्तम रहना पड़ेगा, हमेशा अच्छी पोजीशन प्राप्त करनी पड़ेगी और इसके लिए हार्ड स्टडी करनी पड़ेगी। बामा टेक्स दिस लेसन टू हार्ट एंड वर्क्स डिलीजेंटली टू बिकम ए टॉप स्टूडेंट। तो इसीलिए जो है बामा ने जो है अपने भाई की इस बात को स्टडी की, हार्ड स्टडी एंड एक्सेल इन एकेडमिक्स को जो है गांठ बांध लिया और इस प्रकार से वह इसके लिए पूरे डिलीजेंट तरीके से पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करने लगी और ताकि वह टॉप स्टूडेंट बन जाए। तो इस तरह से वो उसको फॉलो किया और जीवन में आगे बढ़ी। तो इस कहानी की जो थीम है, इस कहानी के थीम के जो पॉइंट हैं, सबसे पहला पॉइंट है इसका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। तो सबसे पहला पॉइंट है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी किस प्रकार से जातियाँ डिस्क्रिमिनेट होती हैं, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ये कास्ट के बेस पर। और अनटचेबिलिटी यानी भेदभाव डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये उसके ऊपर है, कास्ट बेस्ड पर। नंबर 2 पॉइंट है लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी कहने का मतलब है चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी जो इनोसेंस जो अबोधता थी, चाइल्ड हो यानी बचपन की जो अबोधता है, वह जो आनंद ले रही थी पहले, जो हंस रही थी, अचानक वो सारी चीज़ें उसकी हो गई। द एम्पावरिंग रोल ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पर कहा गया है कि एजुकेशन की जो रोल है, जो उसकी भूमिका है, तो एजुकेशन भी एकमात्र साधन है अगर आपने अपने आप को एम्पावर करना है, शक्तिशाली बनाना है। तो इसका जो मॉरल है, अब मॉरल एजुकेशन क्या सीखते हैं हम इसको, व्हाट मॉरल या लेसन्स वी गॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। द मॉरल इज द स्टोरीज मॉरल इज ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस। तो ये सोशल जस्टिस के लिए यानी सामाजिक न्याय के लिए एक कॉल है, यानी एक आह्वान है। डिग्निटी इज नॉट गिवन, इट मस्ट बी अर्न थ्रू हार्ड वर्क एंड एजुकेशन। डिग्निटी जो होती है, किसी की इज्जत या शान, ये जो आन होती है, ये किसी को नहीं दी जाती, बल्कि इससे क्या किया जाता है, अर्न किया जाता है, कमाया जाता है, इज्जत कमाई जाती है, कहने का मतलब। जैसे थ्रू हार्ड वर्क एंड एजुकेशन, अगर आप कठिन मेहनत कर रहे हैं और अच्छी और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी डिग्निटी बढ़ेगी। It emphasized that to overcome systematic oppression, one must use the tools of knowledge and the excellence to challenge the rigid boundaries of society. तो इसके लिए क्या करना है? It emphasized that to overcome systematic oppression, तो आपको जो है एम्फेसाइज करना होगा, जोर देना होगा, दैट टू ओवरकम सिस्टमेटिक ऑपरेशन, जो ये सिस्टम बना है, जो ये तंत्र बना है, इस पर जो है, जो अत्याचार का या दूसरे पर जो अत्याचार भेदभाव करने वाला जो अत्याचारों का जो सिस्टम बना है, इसको ओवरकम करना होगा, इस पर विजय लेनी होगी, यानी इसको एक किस्म से इससे पार पाना होगा। मस्ट यूज द टूल ऑफ नॉलेज एंड एक्सीलेंस टू चैलेंज द रिजिड बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए जो है आपको नॉलेज को एक टूल बनाना होगा, एक औजार बनाना होगा, एंड एक्सीलेंस टू चैलेंज। और इसीलिए जो है इस तरह से आप द रिजिड बाउंड्रीज जो हैं सोसाइटी की, जो इस तरह की रिजिड कठोर जो बाउंड्रियाँ होती हैं, जो सीमाएँ बना रखी हैं मार्जिनल की, इसको जो है और इसको अपने नॉलेज के एक्सीलेंस के द्वारा आप चैलेंज कर सकते हैं। यही एकमात्र इसका मॉरल है। यानी अगर आप एजुकेशन ही आपका एक टूल है, औजार है, जिससे आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग